Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to lecture number 19 of grade 9 physics on date 19/4/2020. फर्स्ट आप तो आप लोग अपने साथ होमवर्क के लिहाज से ये बात नोट करें कि मैंने आपको जितना भी होमवर्क दिया है वो आप लोग अपनी ही बुक से लर्न करें। 9 की जो फिजिक्स बुक है वो आप लोग इससे लर्न करें, सही है। अच्छा, इसके बाद अगर आप लोगों को लेक्चर नंबर 18 याद है तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट 4 कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस किए थे। नेक्स्ट आज हम इस लेक्चर में रिमेनिंग जो 4 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करूंगा। इसमें हमारे साथ जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है कि नेम एनी 4 डिराइव्ड यूनिट्स एंड राइट देम एज देयर बेस यूनिट्स। आप 4 ऐसे डिराइव्ड यूनिट का नाम बता दें और फिर इसको बेस यूनिट में भी आप लोग लिख लें, सही है। तो अगर आप लोगों को याद है कि हमारे साथ जो डिराइव्ड यूनिट होते हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज के होते हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज हमारे साथ वो क्वांटिटीज है जिसको हम बेस फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव करते हैं। सो सही है। Derived units. The units of derived quantity is called derived units. A derived units is the combination of two or more base units. Derived unit जो हमारे साथ होते हैं वो combination of two or more than two base units होते हैं। For example, the SI unit of speed is meter per second. ये तो जाहिर बात है, हम सब लोगों को पता है कि स्पीड का जो यूनिट है वो हमारे साथ मीटर पर सेकंड है और स्पीड हमारे साथ एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। मीटर पर सेकंड विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू बेस यूनिट। इसमें हमारे साथ दो बेस यूनिट का कॉम्बिनेशन है, मीटर और सेकंड का। तो मीटर भी हमारे साथ बेस यूनिट है और सेकंड भी बेस यूनिट है। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारे साथ ये 4 क्वांटिटीज मैंने डिस्कस की है आप लोग कि फर्स्ट नंबर जो है मैंने यहाँ डिराइव्ड क्वांटिटी फोर्स लिखा है। इसका जो यूनिट है हमारे साथ वो क्या है, न्यूटन है, सही। ये इसका डेराइव्ड यूनिट है, इसका क्या है, डेराइव्ड यूनिट्स। और इसका जो SI बेस यूनिट है वो हमारे साथ क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसमें ही किलोग्राम भी मास का यूनिट है, बेस क्वांटिटी है। मीटर भी लेंथ का यूनिट है, बेस क्वांटिटी है। सेकंड टाइम का यूनिट है वो भी बेस क्वांटिटी है, सही है। तो ये फोर्स डेराइव्ड क्वांटिटी, इसका ये डेराइव्ड यूनिट्स। इस तरह हमारे साथ इसका ये SI बेस यूनिट है। अच्छा, नेक्स्ट जो है 2 नंबर एरिया है हमारे साथ। इसका जो यूनिट है डेराइव्ड यूनिट्स। कौन सा, डेराइव्ड यूनिट्स। यहाँ पे लिखिए डेराइव्ड यूनिट्स। तो डेराइव्ड यूनिट्स, सही है। तो उसका जो यूनिट डेराइव्ड यूनिट हमारे साथ एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर है। और इसका हमारे साथ इस आई सिस्टम में भी यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर है। मीन तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ मेरे साथ दो लेंथ मल्टीप्लाई हुई है और इससे हमारे साथ मीटर स्क्वायर आया है। तो मीन की जो उसका इसी ही फॉर्म में हमारे साथ यूनिट क्या है, ये उसका SI बेस यूनिट है। इस तरह वर्क जो है उसका डेराइव्ड यूनिट हमारे साथ जूल है। इसको हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से SI बेस यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो किलोग्राम मास का यूनिट है, मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है और सेकंड टाइम का यूनिट है। ये तीनों हमारे साथ बेस फिजिकल क्वांटिटीज है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे साथ स्पीड। इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड और इसको हम बेस SI यूनिट में इस तरह लिखते हैं, मीटर पर सेकंड, सही है। तो अगर इसके बनस्बत आप लोग कुछ और यूनिट्स डालते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इसकी जगह पावर लिखूं, सही है। तो पावर का हमारे साथ यहाँ जो यूनिट है वो क्या है, पास्कल है। सॉरी, पावर का जो यूनिट है वो हमारे साथ क्या है, वाट के बराबर है। और वो हमारे साथ वर्क डन पर यूनिट टाइम के बराबर होते हैं।
अच्छा, तो पावर हमारे साथ भी क्या है, एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या है, वाट है। और इस आई बेस यूनिट जो उसका है हमारे साथ तो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब है हमारे साथ, सही है। तो यहाँ अगर एरिया की जगह भी आप लोग क्या डालें, सही, तो आप लोग प्रेशर डाल दें, सही है। तो प्रेशर का हमारे साथ जो यूनिट है कि वो क्या है, वो पास्कल है हमारे साथ, तो इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो हमारे साथ बराबर है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं इसको ठीक करवाता हूँ। सही, तो यहाँ ये भी देखिए मेरे साथ किलोग्राम है, मास का बेस यूनिट है, ये मीटर है, लेंथ का यूनिट है, और ये सेकंड हमारे साथ टाइम का यूनिट है। तो इस तरह ही हमारे साथ ये सारी जो यूनिट्स है वो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का मैंने एस आई बेस यूनिट में रिप्रेजेंट किया। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे साथ है conceptual question number 6. Why in physics we need to write in scientific notation है। फिजिक्स हमें क्या ज़रूरत है कि हम साइंटिफिक नोटेशन को लिखते हैं। तो आप लोगों को पता है कि इससे पहले हमने जो डिस्कशन किया था साइंटिफिक नोटेशन पे, तो साइंटिफिक नोटेशन हमारे साथ वो तरीक़ाकार है जिसमें हम बहुत ही बड़े या बहुत छोटे नंबर को एक ख़ास और कम्पैक्ट तरीके में लिखते हैं, तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, सही है। एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वे ऑफ राइटिंग नंबर in which number are recorded using the power of 10 and there is only one non-zero digit before the decimal is called scientific notation। हमारे साथ वो तरीक़ेकार जिसमें हम बड़े या छोटे नंबर को पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस करते हैं और उसका जो फर्स्ट डिजिट होता है वो हमारे साथ नॉन ज़ीरो होता है आफ्टर डिसिमल का जो टुवर्ड्स दी लेफ्ट होता है। इसको हम मैथमेटिकली इस तरीके से लिखते हैं एन एम, यहाँ एन हमारे साथ वो नंबर होता है, एम इसका मेंटीसा और ये 10 उसके ऊपर एक्सपोनेंट होता है एन जो है स्मॉल। इन फिजिक्स वी डील with the number that are either very large or very small। फिजिक्स में हमारे साथ बाज ऐसे नंबर है या तो बहुत ज़्यादा बड़े है या बहुत ज़्यादा छोटे हैं। It become very difficult to write these numbers। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम इस नंबर को many time मीन के रिप्लेस करें और इसको लिख लें। If use number often we should surely like to have a compact notation for it। तो अगर हमने इस तरह के नंबर को लिखना है बार बार मुख्तलिफ जगहों पे इसका यूज़ आता है तो उसके लिए हम एक कम्पैक्ट नोटेशन की ज़रूरत है कि इसको हम एक ख़ास तरीके से लिख लें। फॉर एग्जाम्पल द मास ऑफ द मून इज़ अप्रॉक्सीमेटली, मास ऑफ मून जो हमारे साथ है वो क्या है कि ये हमारे साथ 7 इसके साथ 22 जीरोस किलोग्राम्स है, सही है। तो इतना बड़ा नंबर है हमारे साथ, तो अगर हम इसको बार बार मून जो मास ऑफ मून की इक्वेशंस आते हैं इसमें पुट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है हमारे लिए। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू राइट दिस नंबर मैनी टाइम्स इन अ डेटा। इफ़ वी राइट द मास ऑफ मून इन साइंटिफिक नोटेशन, अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये हमारे साथ सिंपल 7 मल्टीप्लाई 10 पावर 22 kg आता है। इट इज़ वेरी इजीली टू एक्सप्रेस इट मेनी टाइम। अगर हम इसको कई बार लिखेंगे तो ये तो हमें इतनी जगह लेती है और न हमें जो लिखाई इसका है वो इतना मुश्किल नहीं है जैसा कि ये है हमारे साथ। इसमें हम नंबर ऑफ ज़ीरो भी काउंट करेंगे कि इतना ही नंबर ऑफ ज़ीरो लगाने हैं और इतना बड़ा स्पेस भी छोड़ना है। ये स्पेस भी कम लेता है, रीड करना भी आसान है और लिखना भी उसका आसान है। So that's why
in physics we need to write a very large or very small number in a scientific notation. अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे साथ है कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं, व्हाट इज लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या है हमारे साथ, हाउ लीस्ट काउंट फॉर वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज आर डिफाइंड। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के लिए लीस्ट काउंट किस तरह डिफाइन हुई है। तो अगर आप लोगों को याद है कि लीस्ट काउंट ने मैंने आप लोगों के साथ इस तरह डिफाइन किया है कि हमारे साथ किसी भी इंस्ट्रूमेंट के कम से कम पैमाइश वाले वैल्यू को हम इसका लीस्ट काउंट कहते हैं। So it is defined, so it is defined as the minimum value that can be measured on the scale of a measuring instrument is called least count. I mean किसी भी आली के जरिए हम कम से लेंथ जो मेजर करें तो उसको हम इसका लीस्ट काउंट कहते हैं। सिर्फ हम उसी ही आले के लिहाज से कहते हैं जिस पे हम लेंथ को मेजर करेंगे। अगर हम किसी दूसरी क्वांटिटी जिस पे हम किसी दूसरी किस्म की मेजरमेंट करते तो फिर उसका लीस्ट काउंट हम उसी ही के लिहाज से डिफाइन करना होगा। अच्छा, अब क्या है हमारे साथ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। हम देखेंगे कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर हमारे साथ क्या है। तो सिंपल बात है कि द मिनिमम लेंथ विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। मीन कि वर्नियर कैलिपर पे हम जितनी कम हद तक एक लेंथ को मेजर करते हैं तो उसको हम इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं। इस कॉल्ड वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज कैलकुलेटेड बाय टू मेथड। अगर आप लोगों को याद है तो उसकी मालूम करने के लिए मैंने दो मेथड डिस्कस की थी। मैं यहाँ पे एक ही डिस्कस करूंगा, दूसरा भी इतना मुश्किल नहीं है, सही है। तो मेथड फर्स्ट अगर आप लोगों को याद है तो द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन एंड द वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन, सही है। तो अगर आप लोगों को मेथड 1 याद है जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इसमें हम मेन स्केल के एक डिवीजन से वर्नियर स्केल का एक डिवीजन माइनस करते हैं तो इस तरह हमें इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मालूम हो जाता है। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो अगर आप लोगों को याद है कि हमारे साथ जो वन मेन स्केल डिवीजन था वो 1 मिलीमीटर था और वन वर्नियर स्केल डिवीजन जो था वो 0.9 मिलीमीटर था। तो सही है, एज वन मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर एंड द वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.9 मिलीमीटर, देन लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, अब हमारे साथ लीस्ट काउंट क्या जाएगा 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। सही, अगर आप लोग दूसरा मेथड में सिर्फ वैसे ही डिफाइन करूंगा कि आपको याद है कि वहां पे हमने लीस्ट काउंट को इस तरह दूसरे तरीके में डिफाइन किया था कि हम मिनिमम डिवीजन ऑफ मेन स्केल जो 1 मिलीमीटर था इसको टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल जो थे उस पर डिवाइड करते। तो मीन कि हमारे साथ यहाँ भी सिंपल तरीका था कि 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 10 करते थे तो उससे भी हमारे साथ लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर आता था। अच्छा, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज की तरफ। तो सिंपल बात है कि सर इससे पहले मैंने डिफाइन किया कि हम अगर वर्नियर कैलिपर पर किस हद तक कम न कम लेंथ को मेजर करते हैं तो उसको हम इसका लीस्ट काउंट कहते हैं। यही सिंपल बात हम स्क्रू गेज को भी अप्लाई करेंगे कि द मिनिमम लेंथ विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बाय अ स्क्रू गेज, वो कम से कम लेंथ जिसको हम स्क्रू गेज के जरिए मेजर करते हैं इसका लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो इसको हम स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कहते हैं। अच्छा, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज फाउंड एज लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच अगर आप लोगों को याद है तो पिच मैंने इस तरह डिफाइन किया था कि जब हम सर्कुलर स्केल का 0 सेंटर लाइन के सामने कर दे और फिर इसको 1 कंप्लीट रोटेशन दे दे और वो जितना डिस्टेंस
मेन स्केल पे कवर कर दे तो उसको हम इस स्क्रू गेज का पिच कहते हैं। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल वो हमारे साथ 25 थे, तो यहाँ पे मैं इसमें ये वैल्यूज पुट करूंगा, सॉरी 50 थे, सही है। तो एज वी नो दैट द पिच ऑफ स्क्रू गेज 0.1 मिलीमीटर था, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल वो 50 थे, सही है। तो अब वही फार्मूले में मैं ये वैल्यूज पुट करूंगा कि पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो पिच ऑफ द स्क्रू गेज की जगह में 0.1 मिलीमीटर और सर्कुलर स्केल डिवीजन की जगह में 50 पुट करूंगा। तो इस तरह ये मेरे साथ किया जाएगा कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर डिवाइड बाय 50, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। तो ये मेरे साथ रहा लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज हो, तो सही है। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7 था, ये लीस्ट काउंट और लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज पर था। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे साथ है कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर में 8 में हमसे क्या मांगते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल पेबल विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। हम मेजरिंग सिलेंडर के जरिए किस तरह एक स्मॉल पेबल का वॉल्यूम मालूम करेंगे। तो इससे पहले जो लेक्चर मैंने डिलीवर किया था, आई थिंक लेक्चर नंबर 17 था, कि इसमें मैंने जो मेजरिंग सिलेंडर, स्टॉप वॉच वगैरह डिस्कस किए थे, तो वही सेम लेक्चर में यहाँ पे दोबारा रिपीट करूंगा। In order to find the volume of a small pebble, the following procedure is applied। हम क्या करेंगे कि इस स्मॉल पेबल का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो ये नीचे जो स्टेप्स दी गई है वो हम फॉलो करेंगे। स्टेप 1 में क्या करते हैं, टेक मेजरिंग सिलेंडर एंड pour some water in it until it is half filled। सही है कि हमारे साथ क्या हो जाए, ये जो मेजरिंग सिलेंडर है वो हमारे साथ हाफ फिल्ड हो जाए। इसके बाद हम क्या करें, नोट दिस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो हम उस वाटर जो हमने इस मेजरिंग सिलेंडर में डाले हैं, हम इसका वॉल्यूम नोट करेंगे एज ए V1, उसका जो वैल्यू होता है। स्टेप 2 में अब हम क्या करेंगे, नो पुट द पेबल जेंटली इनटू द सिलेंडर। अब हम इस पेबल को इस सिलेंडर में डालेंगे एंड नोट दिस वॉल्यूम विच इज V2, सही है। और अब हम इस वक्त जो वाटर का वॉल्यूम है वो एज ए V2 नोट करेंगे, क्योंकि जब हम इसमें स्मॉल पेबल डालेंगे तो हमारे साथ इस वाटर का लेवल थोड़ा सा राइज हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में नो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू रीडिंग्स। मीन के हमारे साथ जो V1 और V2 का रीडिंग हमने लिए थे, इसके दरमियान हम डिफरेंस लेंगे विच इज द वॉल्यूम ऑफ पेबल, जो हमारे साथ वॉल्यूम ऑफ पेबल होगा। मीन कि हम इसको इस तरह करेंगे कि V इज इक्वल टू V is equal to V2 minus V1। सही, तो इससे हमारे साथ ये पेबल का जो वॉल्यूम है वो फाइंड हो जाएगा। तो मीन कि हम किसी भी अननोन ऐसे इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का भी वॉल्यूम इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे। कि हम पहले क्या करेंगे कि एक मेजरिंग सिलेंडर ले लेंगे और इसमें हाफ तक या जितना भी तक हम कुछ वाटर डालेंगे, ताकि हम जो भी चीज इसमें डालेंगे उसमें हमारे साथ कंप्लीटली इसमें बिल्कुल गायब हो जाए। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे कि जो फर्स्टली हम वाटर डालेंगे तो उसका वॉल्यूम अपने साथ नोट करेंगे। फिर हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है इसको इसमें डालेंगे, तो हमारे साथ वाटर का जो लेवल है वो थोड़ा सा राइज हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि स्टेप नंबर 3 में हम
इस पेबल या जो भी ऑब्जेक्ट है इसके डालने के बाद इस वाटर का वॉल्यूम अपने साथ नोट करेंगे और फिर इन दोनों वॉल्यूम जो हमने पहले लिया था जब इस वाटर में हमने ये पेबल नहीं डाला था वो वॉल्यूम और जिसके बाद हमने इसमें ये पेबल डाल दिया दूसरा वॉल्यूम, तो उन दो वॉल्यूम्स के दरमियान हम डिफरेंस लेंगे मीन के मैक्सिमम वॉल्यूम माइनस मिनिमम वॉल्यूम। तो इससे हमारे साथ जो भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हमने तो पेबल डिस्कस किया है, तो पेबल हो या जो भी ऑब्जेक्ट हो उसी तरीके से आप लोग उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं।